आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी। लोक निर्माण मंत्री ने किया चंबा का निरीक्षण। कांग्रेस पार्टी कुंठा से ग्रस्त। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून की मांग तेज। लिफ्ट के बहाने प्रवासी कामगार से 59,000 की लूट। आपदा से तबाही का जायजा लेने पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। व्यास नदी की तबाही ने छीनी राहें और राहत। मडल बाजार में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया। शिमला में आवारा कुत्तों के लिए कॉलर मुहिम की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और जल भराव से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीती रात रामपुर बुशहर के पटवार वृत्त देवठी के अंतर्गत गांव शील प्रोग में भूस्खलन की घटना में 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। राज्य भर में हालात बेहद चिंताजनक है। भूस्खलन के कारण 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 560 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। वहीं 936 बिजली ट्रांसफार्मर और 223 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण NH5 निगुलसरी में सड़क पर दरारें आ गई है और यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। नाथपा मार्ग पर भी भूस्खलन की सूचना मिली है, जिससे यातायात बाधित हो चुका है। उधर पुलिस थाना चिवरी के अंतर्गत बडाल के पास नेशनल हाईवे अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जल का बहाव धीरे धीरे कम हो रहा है और अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और अनावश्यक यात्रा से बचे। आपदा प्रबंधन दल और प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। 23 से 26 अगस्त के बीच हुई भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़कों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंबा जिले का दौरा कर पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न संपर्क सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में भारी वर्षा के कारण बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है और चंबा जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों की शीघ्र बहाली सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर हुए नुकसान का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया और चंबा अधिकारियों को कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को पहुंचे नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, ताकि नोडल एजेंसी के माध्यम से जल्द बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि वे जल्द ही चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण भी करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी क्षतिग्रस्त मार्ग शीघ्र बहाल हो सके। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भारी बारिश से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में जिला मुख्यालय चंबा में एक बैठक का आयोजन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए विशेष बजट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीण जनता को भी आवागमन की समस्या का सामना न करना पड़े। इस दौरान मंत्री ने चंबा खजियार मार्ग, चंबा साहू मार्ग तथा परेल धार, मंगला तथा पल्यूर क्षेत्रों में भी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रवासी
कामगार के साथ लिफ्ट के बहाने ठगी और लूट का मामला सामने आया है। बिहार निवासी एक युवक ने 2 बाइक सवार युवकों से पहले दोस्ती दिखाई, फिर उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर मोबाइल और कुल 59,000 रुपए हड़प लिए। बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेंद्र यादव बिहार ने थाने में शिकायत दी कि रात 8 बजे वह ड्यूटी खत्म करने के बाद कमरे की तरफ जा रहा था। ट्रक यूनियन के पास 2 युवक बाइक पर आए और उसे लिफ्ट देने की बात कही। दोनों युवकों ने विशेंद्र को उसके कमरे तक छोड़ने का झांसा दिया, लेकिन उसे शीतलपुर पुल के नीचे ले गए और वहां उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और जबरन गूगल पे का पिन नंबर पूछकर पैसे निकालने का दबाव बनाया। पीड़ित के अनुसार शातिर युवकों ने उसे डराया और कहा कि वह किसी रिश्तेदार से पैसे मंगवाए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन से 30,000 रुपए और एक दोस्त से 10,000 रुपए मंगवाए। आरोपियों ने मोबाइल के जरिए कुल 59,000 रुपए निकाल लिए और जाते समय उसका मोबाइल भी साथ ले गए और साथ ही उसे उसी पुल के नीचे छोड़ गए। एएसपी अशोक वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने विशेंद्र यादव के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के साथ इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। पुलिस ने सभी नागरिकों से सावधान रहने और अनजान व्यक्तियों से लिफ्ट या सहायता लेने में सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भीषण बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए कांगड़ा जिले के फतेहपुर, इंदौर और चंबा जिले के भरमौर व मणिमहेश सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे पठानकोट पहुंचे, जहां उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने उन्हें भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी राहत व बचाव कार्यों में जुटी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को भोजन, दवाई और सुरक्षित आवास की समस्या न हो। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चंबा पहुंचकर मणिमहेश यात्रा मार्ग, भरमौर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका चॉपर भरमौर में नहीं उतर पाया। इसके बावजूद सीएम ने चंबा में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुरक्षा, राहत कार्यों और मार्गों की बहाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। सीएम सुक्खू ने मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की कथित मौतों को अफवाह करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और लोगों से केवल सरकार और प्रशासन के आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम अनुकूल होने पर चॉपर के माध्यम से श्रद्धालुओं को निकाला जाएगा, लेकिन जब तक ऐसा संभव नहीं है तब तक श्रद्धालुओं को पुलिस बल की निगरानी में पैदल मार्ग से भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चंबा को खोलने के लिए भारी मशीनरी लगाई जाए ताकि आम जनमानस को जल्द राहत मिल सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के द्वारा कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज कुंठा और निराशा से ग्रस्त हो चुकी है और अपनी हार को स्वीकारने के बजाय काली गलौज की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका हर मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना न केवल अशोभनीय है बल्कि भारतीय राजनीति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो हाल की हताशा में मर्यादाएं लांघ रही है। जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है और पार्टी आत्मचिंतन करने के बजाय नफरत और अपमान की भाषा बना रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भाजपा सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है और देश के नेतृत्व को अपमानित करने की कोशिशों का हर स्तर पर विरोध करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत बड़ी कुंठा का शिकार है। वो पार्टी जो देश में 400 से ज्यादा सीटें लेकर के लगातार 60 साल तक सत्ता में रही, आज वो देश में जनता के द्वारा लगातार नकारी जा रही है। बड़े बड़े प्रदेश वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से छूट गए हैं, जहां 1, 2, 3 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिलती हैं। ये छटपटाहट इस स्तर तक पहुंच गई है कि संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, देश के अंदर गाली देना, देश के बाहर गाली देना, ये राहुल गांधी जी की फितरत के अंदर शामिल हो गया है। वो चुनाव आयोग जो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पिछले और दशकों से चुनाव कराता आया है, वो चुनाव आयोग जिसने और पूरे देश में लगभग 60 साल तक कांग्रेस की सरकारें बना करके दी, वो चुनाव आयोग जब कांग्रेस की सरकार बनाता है तो राहुल गांधी जी की दृष्टि में वो सही होता है, ठीक होता है। जब वो चुनाव आयोग और किसी और पार्टी की सरकार बनाता है तो राहुल गांधी जी की दृष्टि में चुनाव आयोग और निकम्मा हो जाता है, पार्शल हो जाता है, और उसको फिर वो बड़ी बड़ी गालियां देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं अपितु विश्वविख्यात नेता हैं। उनके प्रति हर मंच के ऊपर अपशब्द का प्रयोग करना, उनकी माता जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना और राहुल गांधी जी के मंच पर खड़े हुए कांग्रेस के नेता वो कुछ भी कहते रहेंगे राहुल गांधी जी के इशारे के ऊपर, ये अक्षम्य अपराध है। देश की जनता किसी भी कीमत के ऊपर राहुल गांधी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति किए गए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के लिए क्षमा नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो वो चुनाव आयोग ठीक था। जब हरियाणा में सत्ता कांग्रेस के हाथ से चली गई तो चुनाव आयोग खराब हो गया। शिमला के प्रसिद्ध मिडल बाजार स्थित एमसी परिसर में आज गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में एक शानदार भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट की ओर से परिसर में 108 गणपति की मूर्तियों की भव्य स्थापना की गई। यह मूर्तियां पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ स्थापित की गई, जिनकी पूजा अर्चना का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। गणेश महोत्सव की समाप्ति के बाद 6 सितंबर को इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्यों ने इस आयोजन के दौरान शहरवासियों से अपील की है कि वे इस धार्मिक पर्व को धूमधाम से मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन प्रक्रिया को पूरा करें। भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान परिसर में एक आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ था, जिसमें शहरवासियों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। स्थानीय कलाकारों ने भजनों और कीर्तन के माध्यम से भगवान गणेश की महिमा का गायन किया, जिससे उपस्थित लोगों में भक्ति का उल्लास देखने को मिला। सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों और भक्तों का धन्यवाद किया और आगामी विसर्जन समारोह के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। ये श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला द्वारा ये आयोजन किया गया है। पिछले 12 वर्षों से हम लगातार इसी प्रकार भगवान जी का यहाँ पर आगमन करते हैं और उसके बाद 12 दिन में विसर्जन होता है। ये गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक ये चलता है। गणेश चतुर्थी भगवान जी का जन्मदिन है, उस दिन भगवान जी का प्राकट्य हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। सनातन को सुदृढ़ करने के लिए
इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। मूर्तियों की स्थापना की गई है। 108 जो है हमारे धर्म में 9 का अंक एक पूर्णांक माना जाता है, तो उससे ही संबंधित 108 मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे हम कहते हैं श्री श्री 1008 फलाने संत जो होते हैं, तो इसी तरह से 108 मूर्तियाँ या भगवान जी की रखी गई हैं। पूरे समस्त शहर वासियों की ओर से ये रखी गई हैं। तो विसर्जन होगा और यहाँ पर पहले हवन होगा, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पूरे बैंड बाजे के साथ रंग खेलते हुए सुन्नी के लिए प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर विसर्जन होगा भगवान जी का। आर्टिस्ट ये जो हमारे भजन मंडलियाँ आई हैं, ये कुछ शिमला से हैं, कुछ बाहर से हैं, नोएडा से हैं, वृंदावन से हैं और चंडीगढ़ से हैं। इस प्रकार से अलग अलग शहरों से हैं और ये लगातार कार्यक्रम 5 तारीख तक चलेगा। भजन कीर्तन पूजन अर्चन और 6 तारीख को यहाँ हवन होगा और उसके बाद विसर्जन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रवासी कामगार के साथ लिफ्ट के बहाने ठगी और लूट का मामला सामने आया है। बिहार निवासी एक युवक ने 2 बाइक सवार युवकों से पहले दोस्ती दिखाई, फिर उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर मोबाइल और कुल 59,000 रुपए हड़प लिए। बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेंद्र यादव बिहार ने थाने में शिकायत दी कि रात 8 बजे वह ड्यूटी खत्म करने के बाद कमरे की तरफ जा रहा था। ट्रक यूनियन के पास 2 युवक बाइक पर आए और उसे लिफ्ट देने की बात कही। दोनों युवकों ने विशेंद्र को उसके कमरे तक छोड़ने का झांसा दिया, लेकिन उसे शीतलपुर पुल के नीचे ले गए और वहां उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और जबरन गूगल पे का पिन नंबर पूछकर पैसे निकालने का दबाव बनाया। पीड़ित के अनुसार शातिर युवकों ने उसे डराया और कहा कि वह किसी रिश्तेदार से पैसे मंगवाए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन से 30,000 रुपए और एक दोस्त से 10,000 रुपए मंगवाए। आरोपियों ने मोबाइल के जरिए कुल 59,000 रुपए निकाल लिए और जाते समय उसका मोबाइल भी साथ ले गए और साथ ही उसे उसी पुल के नीचे छोड़ गए। एएसपी अशोक वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने विशेंद्र यादव के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के साथ इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। पुलिस ने सभी नागरिकों से सावधान रहने और अनजान व्यक्तियों से लिफ्ट या सहायता लेने में सावधानी बरतने की अपील की है। शिमला में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर नगर निगम ने स्कैनिंग कॉलर मुहिम की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य कुत्तों को कॉलर पहनाकर उनकी पहचान सुनिश्चित करना और उन्हें नियंत्रित करना है, लेकिन इस पहल को लेकर शिमला के स्थायी निवासी मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉलर पहनने से कुत्तों के आक्रमण व्यवहार को काबू किया जा सकता है। रिज मैदान के फोटोग्राफर अशोक ने बताया कि कॉलर पहनाए गए कुत्तों की संख्या अभी कम नजर आ रही है। उनके अनुसार कॉलर पहनाना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन कुत्तों को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए उन्हें खुले में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित स्थान पर रखना और वहां एनिमल लवर को फीडिंग की अनुमति देना ज्यादा असरदार हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिमला में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये सभी जगहों पर देखे जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल कॉलर पहनाने से नहीं होगा। शर्मा सरकार कर भी रही है इसके लिए, कई इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, इनके लिए सब कर रहे हैं, पर अभी 50% कुत्तों में अभी तक नहीं हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं रोजमर्रा की ज़िंदगी, तो ये कुत्ते जो 4 बार इकट्ठे होकर किसी ना किसी को पढ़ते ही पढ़ते हैं और इनको जो है मेरे हिसाब से जो है इंजेक्शन तो होने चाहिए, सबके लिए इंजेक्शन इंजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेबीज़ जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। हमने 2-4 वीडियो देखे अभी, तो उपचार किस तरह से कुत्तों की तरह भौंकते हैं बच्चे। 2 बच्चों को देखे थे मैंने, एक बड़े इंसान का देखा था जो कि क्या कबड्डी प्लेयर था, बेचारा वो डेथ ही होगी उनकी, क्योंकि ये रेबीज़ इतनी खतरनाक बीमारी है। फिर भी हम इनको खुले छोड़ रहे हैं कुत्तों को। इनके लिए कोई काउंटर करना चाहिए, जैसे कोई होम शेल्टर बना दिया जाए सरकार की ओर से बड़ा, और जो भी कोई पशु प्रेमी है वो उनके लिए वहाँ पे खाना दे सुबह शाम, जो भी चाहता है कि पशु मरना चाहिए कोई नहीं है। बाकी तो जो भी यहाँ पे पट्टे लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल तो अभी आधे कुत्तों को भी नहीं लगे हुए मेरे हिसाब से, तो 25% कुत्तों को भी अभी तक नहीं लगे हुए। तो अभी मैं देख रहा था सारे जितने कुत्ते अभी यहाँ से दौड़े अभी पीछे को लंगूर के पीछे दौड़ रहे थे वो, तो उनमें किसी भी कुत्ते में अभी कोई वो पट्टा नहीं लगा हुआ है। नहीं, वो तो डिजिटल ठीक है, वो तो उनकी पहचान है ना जी। अब वो कुत्ता किसी आदमी को या बच्चे को काट लेता है तो कहाँ जाएंगे?
वो एक आप रेड टेप उसको लगा देंगे, चलो इंजेक्ट भी कर दिया, इंजेक्शन भी लगा दिया आपने, पावर तो उसमें ताकत तो उतनी ही है ना दांतों में। किसी बच्चे को उसने खा लिया या किसी बड़े को भी खा लिया तो उसका क्या पोस्ट है? आप जो तो पहचान है उनकी, हमारा भी आई कार्ड है, जैसे आपके गले में आई कार्ड बनाओ तो एक पहचान हुई। अब वो कुत्ते इकट्ठे होकर किसी बच्चे को नोच देते हैं तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे? सरकार क्या इसकी जवाबदेही देगी? 25 आप कहीं भी जाओ, गली मोहल्ले कहीं भी निकल जाओ आप, एक कुत्ता भौंकता है वो 10 कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं एकदम से काटने के लिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला की बेचारी की नीचे की वीडियो थी, तो उन कुत्तों ने उसको ऐसे किया जैसे क्या करते हैं किसी चीज़ को, रुई को गुथ जाता है उस तरह से उन्होंने उस लेडीज़ को उन कुत्तों ने वो किया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इसलिए मेरा तो यही सरकार से कहना है कि इंजेक्ट कराइए, आप अच्छे से कराइए, इंजेक्शन भी कराइए, आप इनको क्या कहते हैं वो भी रेबीज खत्म हो जाएगा, पर इनको कोई एक होम शेल्टर बनाइए जिसमें कि ये रह सके, और जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छे दानबाजी लोग हैं, वो वहाँ जाके उनको भोजन कराए, सब कुछ कराए, कोई दिक्कत नहीं है। दान सभी देते हैं, मंदिरों में दान दे रहे हैं, गुरुद्वारा में दान दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्टाइन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाए जाने की मांग को लेकर राज्य गठबंधन के बैनर तले 32 भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिमला में पिछले दिनों बड़ा आंदोलन किया। पंचायत भवन शिमला से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान तक रैली निकाली गई और धरने के माध्यम से राज्य सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया। प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई अनुसूचित जाति व जनजाति उप योजना का उद्देश्य यह था कि राज्यों में SC/ST आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, जो कि केवल उसके शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर खर्च हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह बजट किसी अन्य योजना में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता और न ही यह लैप्स होगा, बल्कि अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। वक्ताओं ने चिंता जताई कि वर्तमान में प्रदेश में यह बजट मात्र 0.4% तक सिमट कर रह गया है। साथ ही यह भी बताया कि 2018 में SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति में लगभग 250 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अब तक अधूरी है और आज भी कई छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसी संबंध में आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाने का जो मुद्दा आया है, ये हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, उसमें एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो पाए और उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना पड़ेगा राज्य सरकारों को और उनकी लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो ये एक संविधान में ही प्रोविजन था। तो इसके चलते 79 के दौर में पहले शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान का प्रावधान हुआ और जो 6th 5-year प्लान आया 1980 में, उसमें फिर इसको औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के नाम से शुरू किया गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट था आर्टिकल 46 के तहत, उस मैंडेट के तहत जो है ये योजना बनाई गई छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का, उनकी आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का जो है उनके अनुपात में बजट एलोकेट करना पड़ेगा और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि ये बजट जो है प्रोपोर्शनेट होगा, अनुपातिक होगा। और तीसरा उसका उद्देश्य था कि ये पैसा ना डाइवर्ट होगा ना लैप्स होगा। तो इसके चलते इस छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। तो 2001 में एक अध्ययन किया गया कुछ संगठनों द्वारा कि जिस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के तहत इस योजना का
गठन किया गया है, शुरुआत की गई है, तो क्या वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो 2001 में जो हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उनके साथ मिलकर के अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हो रहा है, और जितना वो उनके प्रोपोर्शनेट अनुपात में एलोकेट होना चाहिए था, आवंटित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है।